कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका कुछ बेसिक्स नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए। ऊपरी तौर पे सुपरफिशियल नॉलेज जो है आपका ज़रूर से होना चाहिए। उसी सुपरफिशियल नॉलेज के लिए ये छोटा सा वीडियो जो है आप ज़रूर से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है इस वीडियो को देखने के साथ ही आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में सबसे पहला जो टर्म हम लोगों का आता है वो है सेंटर ऑफ मास, जो आमतौर पे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा जो सिस्टम का मास है उसको आप सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, आप मान सकते हैं कि वह उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा मास जो है वह क्या है, कंसंट्रेट है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि सिंपल एक सिस्टम है, उसमें दो पार्टिकल है, एक का मास m1 है, दूसरा का मास जो है m2 है, दोनों का पोजीशन वेक्टर जो है r1 और r2 है। तो उस परिस्थिति में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास है वह क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास है उसका वैल्यू कितना होता है। तो याद रखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो है, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस की। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक्चुअल में आपने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ये हमने पढ़ा है, या ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग ये पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो v है उसको रिप्लेस करेगा कौन, ओमेगा, और u जो है इसको कौन रिप्लेस करेगा, ओमेगा नॉट। a को रिप्लेस करेगा अल्फा, और ये तो t एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्या हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो s है, जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसके जगह में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू जो यू टी था, तो u के जगह में जैसा कि हमने कहा ओमेगा नॉट टी लेते हैं, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से आप देखिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा है। ये कैसे रिप्लेस करके बना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2as है, उसी को ये रिप्लेसमेंट कर रहा है। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था, उसी को यहाँ पे रिप्लेसमेंट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, टॉर्क है। टॉर्क क्या है, तो सिंपल टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो एक चीज़ समझिए, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो जिस चीज़ का भी मोमेंट होगा, तो यहाँ पे जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा गया है, तो फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो यहाँ पर टॉर्क टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होगा, या एफ टी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो है जो यूज़ होता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसी को हम लोग, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो कि टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में रहते हैं, आर एफ साइन थीटा भी रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जाता है कि टॉर्क जो है स्केलर है या वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट पूछा जाता है। ऐसा यूनिट क्या है, तो टॉर्क का न्यूटन मीटर है। टॉर्क की तरह ही एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में, एंगुलर मोमेंटम, एल से हम लोग डिनोट करते हैं।
और एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर हम लोग L इज इक्वल टू क्या करेंगे, R क्रॉस P। जैसा कि बताया कि जैसे ही हम लोग मोमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस करना है। मोमेंट किसका है, मोमेंटम का है, तो कैपिटल L इज इक्वल टू हम लोग R क्रॉस P लिखेंगे। R क्रॉस P है तो उसको RP साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आप जो एंगुलर मोमेंटम है उसको MVR भी लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज में आपको एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो है वो पूछा जाता है। अब देखिए एक रिलेशन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, यानी कि dl/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल टॉर्क होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं टोटल टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल टॉर्क का, या डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं टोटल टॉर्क टॉ इज इक्वल टू dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये चार्ट है, और इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न भी ये चार्ट है, क्योंकि इस चार्ट से एक क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 100% जो है यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये देखे हुए रहेंगे तो आमतौर पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेट रिस्क है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं थिन रॉड ऑफ लेंथ L। एक रॉड है, थिन लेंथ है ना, थिन रॉड है, काफ़ी पतला है, लेंथ L है। यहाँ पर एक्सिस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक्सिस जो है वो कहाँ से पास कर रहा है। तो अगर इस रॉड को अगर आपको घुमाना है तो या तो बीच में आप एक्सिस डालोगे या फिर किनारे डालोगे, और अटैच करने के बाद जो है आप उसको रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सिस है वो क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड। एक रॉड है, लेंथ आप देख रहे हैं L है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, तो उसके सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दी रॉड है। तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वह होता है 1/12 ml²। कितना होता है, तो 1/12 ml²। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर वही थिन रॉड है, लेंथ L है, लेकिन अभी एक्सिस जो है वह चेंज कर रहा है थ्रू इट्स वन एंड। आप देख रहे हो कि एक्सिस जो है वह कहाँ पर है, एक किनारे पर है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वंस अगेन है। लास्ट टाइम भी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ था, लेकिन एक्सिस जो है सेंटर से पास कर रहा था। तो अगर एक थिन रॉड है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह कहाँ से है, सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12 ml²। लेकिन अगर जो एक्सिस है वह साइड में पास करेगा तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 1/3 ml²। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर लेमिना है ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B। अगर एक्सिस जो है कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए I इज इक्वल टू m इंटू L² प्लस B²/12। तो इस तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये इकलौता है जहाँ पे हम लोग इस तरह का रिजल्ट जो है वो पाते हैं। तो जैसे ही आप एक रेक्टेंगुलर लेमिना की बात करेंगे तो ये सबसे फ़र्क है ना। आप देखिए I इज इक्वल टू m इंटू L² प्लस B²/12 है। इस तरह का इक्वेशन जो है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगुलर लेमिना का है। हालांकि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये पूछे जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम रहते हैं, पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कितना है, R है। यहाँ पर एक्सिस जो है आप देखिए पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू कितना है, mr², राइट। तो अगर एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस R है, एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू जो है वह mr² होता है। अभी अभी हमने देखा था
कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक सर्कुलर रिंग का जिसका रेडियस r है, एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है टू इट्स प्लेन, तो उस परिस्थिति में mr² आया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r जो है, ठीक है, ये अबाउट इट्स डायमीटर है, जो एक्सिस से कैसे है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो जा रहा है, तो हाफ mr²। लेकिन यही सर्कुलर रिंग है, टेंजेंट के थ्रू पास कर रहा है, तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है I = 3/2 mr² हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखिए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलर डिस्क की, तो रिंग में क्या होता है कि बीच वाला पोर्शन जो है आपका खाली है, जैसे कोई चूड़ी पहन रहे हैं, ठीक है, या फिर हाथ में जो है आजकल कड़ा जो पहनते हैं, ठीक है, वो आपका हो गया सर्कुलर रिंग। लेकिन ये जो सर्कुलर डिस्क है यानी कि बीच वाला पोर्शन जो है, ठीक है, वह भी आपका भरा हुआ है, जैसे डिस्कस थ्रो के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर गाड़ी का जो पहिया होता है कार वगैरह का, ठीक है, वो सर्कुलर डिस्क होगा क्योंकि बीच वाला पार्ट जो है वो भरा हुआ है। लेकिन वही साइकिल में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर रिंग बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको रिंग से जो है, ठीक है, या बीच वाला पोर्शन जो है वो हमारा कैप रहता है। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस क्या है, r है। एक्सिस की अगर बात करें तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है हाफ mr²। यही सर्कुलर डिस्क है, अबाउट डायमीटर पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 1/4 mr² होता है। अगर हम लोग सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r की बात करें, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर सर्कुलर डिस्क की बात करें जिसका रेडियस r है, लेकिन एक्सिस कहाँ है, अलोंग टेंजेंट, तो इस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है 5/4 mr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर से पास किया हाफ mr², अगर डायमीटर के अबाउट 1/4 mr² और अबाउट टेंजेंट जो है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है 5/4 mr²। वहीं अगर हम लोग सर्कुलर रिंग में देखे थे तो सेंटर से पास किया mr², डायमीटर के अबाउट हाफ mr² और टेंजेंट के अबाउट, तो उस परिस्थिति में 3/2 mr² आया था। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक सिलेंडर की बात करते हैं, एक सिलेंडर जिसका लेंथ जो है L है और रेडियस जो है R है, तो राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सिस है बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है आप देख रहे हो 1/2 mr² है। लेकिन अगर यही सिलेंडर हॉलो है यानी कि बीच में पूरा खोखला है, रेडियस वही R है, लेंथ L है, तो इस परिस्थिति में mr² है। तो इसको कंपैरेटिव पढ़ेंगे, अगर आपका पूरा सॉलिड सिलेंडर है, बीच में पूरा भरा हुआ है तो हाफ mr² और बीच में खोखला है तो mr² होगा। अब यहाँ पर देखिए जो जैक का फेवरेट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है 2/5 mr²। लेकिन अगर यही सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और एक्सिस जो है एनी टेंजेंट के अबाउट पास कर रहा है, तो 7/5 mr² हो जाता है। हॉलो स्फीयर की बात करें जिसका रेडियस जो है वह r है, हॉलो स्फीयर बीच में बिल्कुल खोखला है, तो उस परिस्थिति में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये होता है 2/3 mr²। लेकिन हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट की बात करते हैं तो ये होता है 5/3 mr²। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इतने सारे जो डिफरेंट शेप्स और अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो सर्टेन है, फिक्स है, यहाँ से आएगा ही। तो ये सारा का सारा लिस्टिंग जो है इसको आपको याद रखना चाहिए। अगर यह याद रखते हैं तो आप देखेंगे कि इस पार्ट का, ये जो इस चैप्टर का है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड होता है। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर पढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मान लिया जाए कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, तो आप इसको मोटे तौर पे समझिए। अगर एक एक्सिस जो है आपके सेंटर से पास कर रहा है, एक जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस में है और दूसरा जो है हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस में। ये जेड एक्सिस की बात कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो एक्स और वाई जो है एक ही प्लेन में है और जेड एक्सिस जो है आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस की बात करते हैं
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अबाउट है वह किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो होगा इन दोनों के सम के बराबर आई जेड का वैल्यू होगा। या सिंपली याद रखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, जो एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है उसके पैरेलली अगर हम लोग किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट जो है अगर हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वह कितनी होगी, तो आई इज इक्वल टू वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास कर रहा है प्लस एम आर स्क्वायर या फिर हम लोग एम डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू कभी कभी ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसको आई जी भी लिख से, है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। तो I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस हम लोग लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर या समटाइम्स इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं D को, तो एम आर स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वह उस एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके पैरेलल होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करिए, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर या फिर एम डी स्क्वायर, इसे याद रखेंगे। आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को। परपेंडिकुलर एक्सिस में आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, वहीं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर या एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो रोटेशनल मोशन है उस केस में जो मास है उसको रिप्लेस करता है कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जो हाफ एम भी स्क्वायर जो है, ठीक है, हम लोग लिखते हैं, तो उस परिस्थिति में हाफ एम भी स्क्वायर जो लिखते हैं ये अप टू है ना, हाफ एम भी स्क्वायर, तो ये जो मास है उसको रिप्लेस कौन करता है, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करता है। और यहाँ पर जो भी है, ठीक है, उसको रिप्लेस कौन करेगा, ओमेगा करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं और ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो डायरेक्ट पूछता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वहीं टोटल काइनेटिक एनर्जी और फिर रोलिंग बॉडी की बात करेगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, सिंपल हाफ एम भी स्क्वायर। वहीं आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी निकल जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंगुलर जो मोमेंटम है वो कितने के बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये रिलेशन भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। जो टॉर्क है और जो सिंपल रिलेशन पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू होगा आई इंटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में या टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो सिंपल इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग नहीं लगाते हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो अनचेंज रहता है, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है, टॉ इज इक्वल टू जीरो है, तो उस परिस्थिति में अगर आप देखें तो L इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा, जो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इस परिस्थिति में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, या फिर I1 इंटू 2 पाई बटा T1, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं।
तो I1 इंटू 2π/T1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2π/T2 जो है ये हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस फार्मूले से रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद जब आप MCQs बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा और समझने में जो है काफ़ी सहूलियत होगी, राइट। तो सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स में इतना ही। इस वीडियो को एक बार देख लें और उसके बाद MCQs आप करें, या मैं थोड़ी देर बाद जो है आपको सेंड करूँगा, देन आफ्टर जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रिपेयरिंग योर final 11th examinations sincerely. Okay, thank you.